हाय एवरीवन। तो जो हम लोग चैप्टर या आप कह सकते हैं जो हमारा बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चन चल रहा है, तो उसमें हमने आपको 50 क्वेश्चन करवा दिए हैं। ठीक है, आपका 50 क्वेश्चन हो गया है। अब उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 51 है, वहां से हमको देखना है कि क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है और उसके बारे में जानना है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, हल करते हैं 51 क्या है। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। कैलकुलेट द ईएमएफ जनरेटर इन ए 4 पोल डीसी जनरेटर विथ सिंप्लेक्स वेव वाउंड आर्मेचर हैज 10 20 कंडक्टर, या आप कह सकते हैं 10-20 कंडक्टर एंड ड्राइवन एट स्पीड ऑफ 1500 आरपीएम। द फ्लक्स पर पोल इज, इतना दिया है आपका। तो आपका ईएमएफ का मान पूछा है, यानी ईएमएफ का मान कितना होगा उसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो आप एक सूत्र पढ़े होंगे, उस सूत्र के जरिए हम देखते हैं। आपका सबसे पहले इसमें जो दिया उसको लिख लीजिए आप। ठीक है, उसको सबसे पहले आप लिख लीजिए। इसमें आपका क्या क्या दिया है, तो जैसे आपका दिया है पोल का मान P बराबर आपका हो जाएगा 4 पोल। ठीक है, और सिंप्लेक्स वेव बाउंड, यानी कि इसमें जो आपके समानांतर पाथ हो जाएंगे, यानी पैरेलल पाथ जो होता है आपका A बराबर 2 के हो जाएगा। ठीक है, A बराबर 2 के हो जाएगा। और उसके बाद जो आपके कंडक्टर दिए हैं, यानी Z का मान जो दिया है आपका 10-20 दिया है। ठीक है, 10-20 दिया है। उसके बाद जो फ्लक्स का मान दिया है आपका, फ्लक्स का मान, उसके बारे में देखते हैं कितना दिया है। 0.00007 0.00007 वेबर दिया है। ठीक है, इसका मात्रक वेबर में होता है। और स्पीड आपकी दी है, स्पीड आपकी दी है n बराबर 1500 आरपीएम। ठीक है, अब हमें यहां पे देखना है इसका फार्मूला क्या होता है। हमने पढ़ा है E बराबर होता है आपका E बराबर आपका होता है n फाई जेड पे बटे सेक2 इंटू ए, यानी n फाई जेड पे बटे आपका होता है 60 इंटू ए। अब हमने देखा जो n बराबर आपका दिया है 1500 आरपीएम। ठीक है, 1500 आरपीएम दिया है, और फाई का मान दिया है आपका 0.007 दिया है वेबर। फिर उसके बाद Z का मान दिया है आपका 10-120 कंडक्टर। Z मतलब आपके कंडक्टर का मान दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या दिया है, पोल का मान आपका दिया है। और चूंकि वेव बाइंडिंग है, तो A बराबर आपके हो जाएंगे, यही नीचे लिख लीजिए, A बराबर आपका हो जाएगा 2। ठीक है, अब इसे मान रखते हैं, तो 1500 n का मान 1500। फिर उसके बाद क्या लिखा है, फाई का मान आपका 0.007। फिर उसके बाद क्या लिखा है, यानी कंडक्टर, हाउ मेनी कंडक्टर, यानी कंडक्टरों की संख्या कितनी है आपकी 10-20 है। फिर उसके बाद पोल कितने दिए हैं आपके 4 बटे कितना हो जाएगा आपका 60 इंटू आपका कितना है, वो पैरेलल पाथ की संख्या कितनी है। अगर वेव बाइंडिंग होगा आपका, वेव बाइंडिंग अगर होगा तो पैरेलल पाथों की संख्या हो जाएगी आपकी 2। ठीक है, इसको अब हल कर लेते हैं।
देखिए सिंपल सा फंडा इसमें अपनाएंगे हम, और इसमें तामझाम नहीं करना। देखिए ये आपका 3 स्थान के मतलब 3 स्थान पहले जो है आपका दशमलव लगा है, तो इसको जब हटाएंगे आप, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। और अब चूंकि बाएं साइड इसका है, ये इधर माइनस में हो जाएगा, यानी 10 की घात -3 हो जाएगी। अब देखते हैं इसमें, देखिए ये 2 शून्य और 1 शून्य, ये अब जो है 3 शून्य आपके हो गए, यानी 3 जीरो हो गए, ये 3 जीरो इससे कट जाएंगे, ठीक है। 3 जीरो आपके इससे कट जाएंगे, और 2 का कहीं न कहीं इसमें भाग चला जाएगा, यानी 2 बार जाएगा, तो मिलेगा क्या, इसको मिटा लेते हैं, ठीक है, यही देख लेते हैं। तो आपका 15 मिला, ठीक है। फिर उसके बाद क्या मिलेगा, आपका 7 मिलेगा। फिर उसके बाद आपका क्या मिलेगा, 102 मिलेगा। ऊपर देख लेते हैं, देखिए चलिए ऊपर इसको देख लेते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, कितना मिला यहाँ पे, 15। फिर उसके बाद क्या मिला आपका, 7 मिला। फिर उसके बाद क्या मिलेगा आपका, 102 मिला, 100। चलिए यही देख लीजिए क्या नहीं। पंद्रह सौ, सॉरी 15 मिलेगा ना, 15 गुणे आपके 7 इंटू 102, 102 गुणे 2 हो जाएगा, बटे आपके 60 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 हो जाएगा आपका, 30 दूनी 60 हो जाएगा। और इसको जब आप काटेंगे तो 51 बार भाग चली जाएगी। तो इसका जब आप मल्टीपल करेंगे यानी गुणा करेंगे, तो आपका जो आंसर आएगा, 7 एकन्नम 7, 7 पचे 35, यानी 357 वोल्ट होगा, ठीक है। 357 वोल्ट हो जाएगा आपका, ये आपका आंसर है। चलते हैं मेन पे। तो आपका यानी सी वाला जो है आंसर आपका सही हो जाएगा, 357 वोल्ट आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाउ द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन कैन बी न्यूट्रलाइज इन लार्ज डीसी जनरेटर। बड़े डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कैसे बेअसर किया जा सकता है। तो मैंने कल के ही लेक्चर में आपको बताया था, जो कंपनसेटिंग बाइंडिंग होती है उसके जरिए हम क्या करते हैं, चाहे वो आपके क्रॉस मैग्नेटाइजिंग हो, चाहे आपके डीमैग्नेटाइजिंग हो, चाहे आपके मैग्नेटाइजिंग, ये तीनों फॉर्मेट हम क्रॉस मैग्नेटाइजिंग के जरिए करते हैं, ठीक है। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग के जरिए हम न्यूट्रलाइज करते हैं। आगे चलते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, 53। व्हाट इज द इफेक्ट इन डीसी जनरेटर इफ इट इज केप्ट आइडियल फॉर लॉन्ग टाइम। यानी डीसी जनरेटर में क्या प्रभाव पड़ेगा अगर इसे लंबे समय तक बंद करके रखा जाए। तो क्या होगा आपका, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। तो आपका जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म है वो क्या हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। तो आपका जो मतलब 4th वाला ऑप्शन है वो आपका क्या है, सही है, ठीक है। आगे देखते हैं।
इसका भी देखिए, जिस तरीके से मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन बताया है 51 वाला, उसी प्रकार से क्वेश्चन आपका लगेगा, ठीक ना। मैं आपको ये सूत्र दे दे रहा हूं, उसी पे आप हल कर लीजिएगा। N5ZP बटे 60 इंटू ए, ठीक ना। इसी पे सब मान आप रख लीजिएगा। अब देखिए बाइंडिंग कौन सी है, इसमें बाइंडिंग आपकी लैब बाइंडिंग है। तो लैब बाइंडिंग में क्या होता है, जो पैरेलल पाथ होते हैं आपके ए बराबर पी हो जाता है, यानी जितने आपके पैरेलल पाथ होंगे उतने ही आपके पोल होंगे, ठीक ना। दोनों मान बराबर करके आप इसको हल कर लीजिएगा और आपका आंसर आएगा 640, यानी जो चौथा ऑप्शन आपका है वही आपका आंसर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। $55 क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इंड्यूस EMF इफ द मेन फील्ड फ्लक्स गेट डिस्टॉर्टेड इन डीसी जनरेटर। यदि मुख्य क्षेत्र का प्रभाव डीसी जनरेटर में विकृत हो जाए तो प्रेरित EMF पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में पूछा है आपसे। तो इसमें आपका अगर उसके मेन फ्लक्स को कहीं कहीं अगर डिस्टरबेंस होती है तो आपका जो बी वाला ऑप्शन इंड्यूस्ड EMF डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। यानी जो सेकंड वाला ऑप्शन है आपका वो सही हो जाएगा। चलिए 56, व्हाट इज द कॉज ऑफ हैवी स्पार्किंग इन ब्रश ऑफ द डीसी जनरेटर, यानी डीसी जनरेटर के ब्रश में भारी जो स्पार्किंग होती है आपकी, वो किसकी वजह से होती है उसके बारे में आप बताइए। पहला ऑप्शन आपका है शॉर्ट सर्किट फील्ड बाइंडिंग, यानी फील्ड बाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट की वजह से होता है क्या। फिर सेकंड वाला ऑप्शन आपका दिया है शॉर्ट सर्किट में आर्मेचर बाइंडिंग, यानी आर्मेचर बाइंडिंग में अगर शॉर्ट सर्किट है क्या इसकी वजह से होता है। फिर आपका थर्ड वाला ऑप्शन जो दिया है एमएनए एंड जीएनए पोजीशन चेंज्ड, क्या इसकी वजह से होता है क्या। तो आपका जो आंसर होगा वो आपका सी के साथ चला जाएगा, सी के साथ चला जाएगा। एक्चुअल में होता क्या है कि जो हमारे मैग्नेट होते हैं, जो फील्ड वाइंडिंग बनाते हैं, ठीक ना, जो हम लोग फील्ड वाइंडिंग बनाते हैं कुछ इस प्रकार से डायग्राम इसका होता है। तो आपका एक एमएनए होता है, एक एमएनए होता है, एक आपका जीएनए होता है। होता क्या है कि इनके मान में, चूंकि एमएनए हमारा क्या होता है फिक्स होता है, एमएनए आपका फिक्स होता है, लेकिन आपका जो जीएनए होता है, एमएनए मतलब मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस का फुल फॉर्म होता है, और जो आपका जीएनए होता है जियोमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस इसको बोला जाता है। तो चूंकि इसका मान जो लोड के हिसाब से घटता बढ़ता रहता है, यानी कि इसके सापेक्ष इधर उधर होता रहता है। तो जब इसके सापेक्ष यानी उसके मान में चेंजेस होंगे, यानी उसके मान में अगर चेंजेस होंगे तो कहीं ना कहीं स्पार्किंग आपकी बढ़ जाएगी। तो हम लोग हमेशा ये चाहते हैं कि एमएनए और जीएनए में ज्यादा डिफरेंसेस ना हो, यानी एक सीधी रेखा में रहें, ठीक है। तो आपका आंसर सी के साथ चला जाएगा। चलिए 56 हो गया। उसके बाद एक सेक्शन यहाँ पे समाप्त होते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 57 क्वेश्चन की बात करते हैं कि 57 क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। तो इसमें दिया है पहला, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर आर्मेचर बाइंडिंग रेजिस्टेंस, यानी आर्मेचर बाइंडिंग आपकी जो मतलब आर्मेचर बाइंडिंग में जो हम कोई भी एलिमेंट जो इस्तेमाल करते हैं, जैसे कॉपर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो कॉपर का रेजिस्टेंस मापने के लिए किस यंत्र का हम उपयोग करेंगे। तो आपका पहला दिया है मेगर, दूसरा दिया है मल्टीमीटर दिया है आपका, ठीक ना, मल्टीमीटर दिया है। तीसरा ऑप्शन आपका दिया है सीरीज टाइप ओम मीटर। चौथा आपका दिया है केल्विन ब्रिज। तो हम लोग जो केल्विन डबल ब्रिज, इसका पूरा नाम होता है केल्विन डबल ब्रिज,
इसका इस्तेमाल हम लोग निम्न प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए करते हैं, अर्थात जो हमारा आर्मेचर का रेजिस्टेंस होगा वो बहुत ही निम्न होता है, तो हम लोग केल्विन डबल ब्रिज का इस्तेमाल करेंगे उसको मापने के लिए। जो मेगर होता है, जैसे हमारे कोई कंडक्टर हैं उस पे जो इंसुलेशन लगता है आपका, जैसे कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, तो उस पे जो इंसुलेशन लगाया जाता है उसको मापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? मेगर का इस्तेमाल करते हैं। मल्टीमीटर में क्या होता है आपका? मल्टीमीटर में चाहे वो बोल्ट हो आपका, चाहे रेजिस्टेंस हो, चाहे आपका करंट हो, वो सबके लिए होता है। एक चीज इसमें नहीं होता है आपका, वो क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को मापने के लिए आप मल्टीमीटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। रिमेंबर द पॉइंट, मल्टीमीटर फ्रीक्वेंसी को मापने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते। बाकी आपका कास्ट फैक्टर भी है, यानी कि जो लोड फैक्टर होता है, सॉरी लोड फैक्टर कह रहे हैं, वो आपका, चलिए ठीक है आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू टेस्ट आर्मेचर वाइंडिंग फॉर शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट? यानी शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट आर्मेचर रेजिस्टेंस मापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? इसमें आपका दिया है, पहला दिया है टोंग टेस्टर, दूसरा दिया है इंटरनल ग्रोवर, फिर तीसरा आपका दिया है एक्सटर्नल ग्रोवलर यानी बाहरी ग्राउलर, फिर उसके बाद फोर्थ ऑप्शन आपका दिया है डिजिटल मल्टीमीटर। तो आपका जो आंसर जाएगा वो सी के साथ चला जाएगा, यानी बाहरी ग्राउलर होता है, ठीक है। आगे, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ डीसी मोटर? यानी डीसी मोटर की गति नियंत्रण विधि का क्या नाम है, उसके बारे में आपसे पूछा गया है। पहला आपका फील्ड डाइवर्टेड विधि, दूसरा दिया है फील्ड टेपिंग विधि, तीसरा आपका दिया है वोल्टेज नियंत्रण विधि, चौथा आपका दिया है आर्मेचर डाइवर्टेड। तो आपका चौथा ऑप्शन जो है, यानी फोर्थ वाला ऑप्शन जो है आर्मेचर डाइवर्टेड मेथड, यही कहलाता। चूंकि इसमें जो हम लोग मेथड लगाते हैं, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो मेथड लगाया गया है वो आर्मेचर के समानांतर है, यानी पैरेलल में उसको लगाया गया है। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा? आर्मेचर डाइवर्टेड मेथड, ये आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे, व्हिच बाइंडिंग 60 क्वेश्चन, व्हिच बाइंडिंग वायर इज यूज्ड फॉर डीसी फील्ड कॉइल? यानी आपके जो आपकी फील्ड बाइंडिंग में जो कंडक्टर इस्तेमाल होते हैं, जो आपकी फील्ड बाइंडिंग में जो कंडक्टर इस्तेमाल होते हैं वो कौन से कंडक्टर हैं, उनके बारे में आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन आपका सुपर एनेमल्ड कॉपर वायर, यानी सुपर तांबे के तार का इस्तेमाल क्या करेंगे आप? बी वाला ऑप्शन दिया है आपका सिंगल सिल्क कवर्ड कॉपर वायर, क्या इसका इस्तेमाल करेंगे? फिर चौथा वाला ऑप्शन आपका, चौथा वाला ऑप्शन देख लीजिए क्या कह रहा है, डबल सिल्क कवर्ड कॉपर वायर, क्या इसका इस्तेमाल करेंगे आप? तो आपका जो आंसर होगा वो आपका सुपर एनिमल कॉपर वायर के साथ चला जाएगा, ठीक है, इसके साथ, यानी पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? 61, Which formula is used to calculate the speed of DC मोटर? यानी डीसी मोटर में हम जो फार्मूला स्पीड का इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा है? तो आपने पढ़ा है, अभी मैंने आपको बताया, EB बराबर होता है आपका N5ZP बटे 60 इंटू A, ये होता है आपका। तो होता है क्या इसमें, ये सारे टर्म जो होते हैं आपके, ये सारे टर्म आपके कांस्टेंट होते हैं, यानी आपका जो कंडक्टर होगा, जो उसमें हाउ मेनी कंडक्टर, यानी कितने कंडक्टर उसमें इस्तेमाल हम कर रहे हैं, वो भी कॉमन होगा, या आप कह सकते हैं कि वो भी कांस्टेंट होगा। और आपके जो पोल्स हैं, वो भी जो है आपका कहीं न कहीं जो कांस्टेंट होगा।
और जो आपके पैरेलल पाथ बनाए जाते हैं, आपके जो पैरेलल पाथ बनाए जाते हैं वो भी क्या होता है, कांस्टेंट, और 60 आपका कांस्टेंट है ही है। तो ये सारी चीजें जो आपकी कांस्टेंट है, तो ईबी जो निर्भर होता है आपका, डिपेंड होता है जो, वो n5 पे होता है। किस पे होता है, n5 पे होता है। तो चूंकि स्पीड और ईबी के बीच में रिलेशन पूछा है, तो n बराबर आपका हो जाएगा, n बराबर आपका ईबी बटे क्या हो जाएगा, 5 के। तो 4 ऑप्शन आपके दिए हैं, उसमें देखिए कौन सा इसमें मैच कर रहा है, वही आपका आंसर होगा। तो आपका पहला वाला ऑप्शन देख रहे होंगे, n बराबर ईबी बटे 5, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यानी पहले नंबर के साथ आपका आंसर चला जाएगा। बात करते हैं 62 की, वो क्या कह रहा है, हाउ मेनी पैरेलल पाथ इन डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग इन दी आर्मेचर ऑफ 4 पोल डीसी मोटर। यानी आपके जो यम, जो डुप्लेक्स जिसको बोलते हैं, वो 2 दिया है। फिर उसके बाद बोला है कि आपके जो पोल हैं वो 4 दिया है। ठीक है, 4 दिया है। तो आप एक सूत्र जानते होंगे, जो पैरेलल पाथ आपके होते हैं लैप बाइंडिंग में, यम इंटू पी होता है। यम का मतलब ये होता है कि कितने आप मल्टीपल में ले जा रहे हैं, जैसे डुप्लेक्स, ट्रिपलेक्स, उसके बाद आपका फोर्प्लेक्स, तो इसमें कहीं कहीं इसका मल्टीपल हो जाएगा। तो आपका 4 इंटू 2, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 8। यानी टोटल उसमें पैरेलल पाथों की संख्या आपकी 8 हो जाएगी। समझ में आया, समझ में आया भाई? तो आपका आंसर हो जाएगा 8, यानी कि डी के साथ चला जाएगा। फिर आगे बात करते हैं 63 क्या कह रहा है, 60 which rule determine the direction of rotation of armature in DC मोटर। यानी डीसी मोटर में जो आपका आर्मेचर घूम रहा है, उसको कैसे आप डिफाइन करेंगे, किसके जरिए डिफाइन करेंगे? तो मैंने आपको बताया था, जो आपका जनरेटर होता है उसमें राइट हैंड रूल का नियम लगता है, और आपका जो मोटर होता है उसमें जो है लेफ्ट हैंड का नियम लगता है। तो आपका फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, यानी सी वाला जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, 64 क्या कह रहा है, 64 आपका क्या कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर का क्या नाम है? आपका एक जो सिंबल यहाँ दिखाया है, या आप कह सकते हैं चित्र एक दिखाया है, उसके बारे में पूछा है कि ए आपका कौन सा मोटर है। पहला ऑप्शन दिया है आपका डीसी शंट मोटर, दूसरा ऑप्शन आपका दिया है डीसी सीरीज मोटर, तीसरा ऑप्शन आपका दिया है डीसी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, चौथा ऑप्शन आपका दिया है डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। तो आप जानते होंगे, मैंने आपको बताया है कि जैसे आर्मेचर से अगर आपकी जो फील्ड बाइंडिंग है, वो आर्मेचर के अगर समानांतर में जुड़ी है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं शंट जनरेटर या मोटर। चूंकि यहाँ पे मोटर की बात हो रही है, तो आपका शंट मोटर कहलाएगा। यही फील्ड बाइंडिंग आपकी सीरीज में जुड़ जाए, तो आपकी ये आपका जो मोटर कहलाता है, ये आपका कौन सा मोटर कहलाएगा? सीरीज मोटर कहलाएगा। कौन सा मोटर? सीरीज मोटर कहलाएगा। एक चीज यहाँ ध्यान रहे, चूंकि हम लोग डीसी के बारे में बात करेंगे या कर रहे हैं, तो आपको डीसी लगाना, यानी डीसी सीरीज मोटर इसको कहेंगे। ठीक, डीसी सीरीज मोटर कहेंगे। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका ये वाला हो गया आपका, यानी 65।
65 में देखिए क्या कह रहा है, विच रूल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन डीसी मोटर, यानी डीसी मोटर में आप कैसे, यानी जो करंट उसमें प्रवाहित हो रही है उसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो पहला नियम आपका दिया है राइट हैंड ग्रिप रूल, दूसरा नियम दिया है आपका राइट हैंड पाल्म रूल, तीसरा दिया है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, चौथा आपका दिया है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो मैंने अभी बताया आपको कि जनरेटर में आप हमेशा राइट हैंड का नियम लगाएंगे और मोटर में क्या करेंगे, हमेशा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड का रूल लगेगा आपका। तो यानी आपका जो आंसर हो जाएगा उसी के साथ चला जाएगा, यानी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपका आंसर सही होगा। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 66 व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द करंट टेकन बाय डीसी शंट मोटर आर्मेचर, यानी डीसी शंट मोटर में आर्मेचर द्वारा ली गई धारा की गणना आप कैसे करेंगे। तो मैंने बताया आपको, जैसे कोई ये मोटर मान लीजिए, ये आपकी सीरीज बाइंडिंग है, हमने यहाँ पे सप्लाई लगा दिया है, ठीक है, हमने यहाँ पे सप्लाई लगा दिया है। तो क्या होगा, यहाँ पे एक बैक ईएमएफ आता है, बैक ईएमएफ आता है और इसमें जो लॉसेस होते हैं आपके IA × RA होता है। तो चूंकि V हमने लगाया है तो इसमें आप V आपने सप्लाई दिया, उसके बाद इसमें जो बैक ईएमएफ आया आपका, और इसमें जो चूंकि आर्मेचर बाइंडिंग है तो आर्मेचर बाइंडिंग में जो लॉसेस आपके हैं IA × RA है। तो B बराबर आपका हो जाएगा किरचॉफ का जो नियम होता है सेकंड वाला, जिसको हम एनर्जी कंजर्वेशन कहते हैं, उसके नियमानुसार आप अगर देखेंगे तो V बराबर आपका हो जाएगा IA × RA प्लस EB, ठीक है। V बराबर आपका हो जाएगा IA RA प्लस EB। तो चूंकि हमको करंट का मान पूछा है तो आप देखेंगे, इसको इधर लेकर आइए आप, IA × RA बराबर आपका हो जाएगा, अब इसको उधर लेकर जब जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा V - EB। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। आइए इसको इधर देख लेते हैं। तो B बराबर मैंने आपको बताया, V बराबर IA RA प्लस EB। तो चूंकि हमको करंट का मान ज्ञात करना है तो IA × RA बराबर आपका हो जाएगा V - EB के, ठीक है। अब हम चूंकि IA बराबर आपका हो जाएगा, IA बराबर V - EB बटे आपका हो जाएगा RA। देखिए 4 ऑप्शन आपके दिए हैं, तो IA बराबर देखिए कहाँ ये चीजें आपको मिल रही है, यानी मैंने जो आपको निकाल के दिखाया IA बराबर V - EB बटे RA, वो किस ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है। तो आपका जो C वाला ऑप्शन है, यानी IA बराबर आपका V माइनस नहीं बराबर होगा, ठीक है, बराबर V - EB बटे RA, यानी आपका जो C वाला है, यानी C के साथ आपका आंसर चला जाएगा, यानी 66 का C वाला आंसर आपका सही होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 67 क्या कह रहा है, विच रूल इज अप्लाइड टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स इन डीसी मोटर। डीसी मोटर में जो आपके फ्लक्स बनते हैं या उत्पन्न होते हैं करंट के जरिए, उसको किस नियम के जरिए क्लासिफाइड करेंगे, उसके बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले आपका जो पहला नियम दिया है कॉर्क स्क्रू रूल दिया है, दूसरा दिया है राइट हैंड ग्रिप रूल दिया है, और थर्ड वाला ऑप्शन आपका दिया है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, चौथा आपका दिया है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। चूंकि आप इसके बारे में थोड़ा बहुत अगर थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिकल के बारे में पढ़े होंगे, तो एक थंब रूल होता है आपका। जैसे मान के चलिए इसमें अगर करंट प्रवाहित हो रही है तो क्या होता है कि इसके चारों तरफ आपके
फ्लक्स उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपका इस नियम को हम कार्क स्क्रू नियम भी कहते हैं, कार्क स्क्रू नियम भी कहते हैं। तो आपका जो आंसर होगा वो ए के साथ चला जाएगा, ठीक है, ए के साथ चला जाएगा। आगे बात करते हैं, आगे क्या है आपका 66 मैंने करा दिया, 67 भी हो गया, फिर उसके बाद 68 आपको कराना है। नेम द टाइप ऑफ डीसी मोटर, यानी डीसी मोटर के प्रकार का नाम आपको बताना है कि किस टाइप का मोटर है, उसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो आपके ऑप्शन है शंट मोटर, सीरीज मोटर, उसके बाद लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर, उसके बाद आपका शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। तो इसका जो ऑप्शन आपका सही होगा वो आपका हो जाएगा शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। चूंकि आपकी जो फील्ड बाइंडिंग जुड़ी है वो आपके आर्मेचर के साथ समानांतर में जुड़ी है, और कहीं ना कहीं यहां से मान के चलिए अगर धारा बह भी रहेगी, अगर यहां से निकलेगी तो क्या करेगी, यहाँ पे दो भागों में डिवाइड हो जाएगी। दो भागों में आप पढ़े होंगे, आप किरचॉफ का दो नियम होता है, एक आपका करंट लॉ होता है जो ये प्रदर्शित करता है कि किसी बिंदु पे आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग होता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि आर्मेचर से जब आपकी धारा निकलेगी तो कहीं ना कहीं दो भागों में डिवाइड होगी, एक भाग इधर है आपका और एक भाग इधर है आपका, यानी कुछ मात्रा में आपकी करंट जो है कम हो जाएगी, यानी हर ब्रांचेज में अलग अलग धारा बहेगी तो कुछ मात्रा में आपकी करंट क्या होगी, वो कम हो जाएगी। तो आपका कहीं ना कहीं डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर, ठीक है। आगे फार्मूले के बारे में पूछा है, व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट बैक ईएमएफ इन अ डीसी मोटर, यानी डीसी मोटर में ईएमएफ किस फार्मूले के जरिए हम निकालते हैं। तो आपका बैक ईएमएफ वाला जो फार्मूला होता है, अभी मैंने आपको ये दो क्वेश्चन ऊपर हल करवाए तो मैंने आपको बताया था EB बराबर एन फाई जेड पी बटे 60 इंटू ए। इस पे क्वेश्चन आने ही आने हैं, यानी आपको ये फार्मूला क्या करना है, रट लेना है, या आप जैसे भी करके इसको याद कर लेना है। तो आप देखिए इससे मैच करवाइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। आपका ए वाला तो ऑप्शन नहीं हो सकता, दूसरा ये भी नहीं हो सकता, तीसरा वाला एन फाई जेड पी बटे 60 इंटू ए, यानी आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए 70 की बात कर लेते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द इक्विपमेंट, यानी कि जो उपकरण ये दिया गया है उसके बारे में आपसे पूछा गया है कि कौन सा उपकरण है। तो आपके ऑप्शन यहां पे हैं, पहला ऑप्शन आपका दिया है मेगर, मेगर तो हो ही नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन आपका दिया है अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर, क्या ये हो सकता है। सी वाला आपका दिया है इंटरनल ग्रोलर, यानी आंतरिक ग्राउलर जिसको हिंदी में बोलते हैं। फिर डी वाला ऑप्शन दिया है एक्सटर्नल ग्रोलर। तो आपका जो आंसर होगा वो आपका सी के साथ चला जाएगा, सॉरी सी के साथ नहीं, डी के साथ चला जाएगा। तो एक्सटर्नल ग्राउलर इसको बोलते हैं, एक्सटर्नल ग्राउलर इसका नाम होता है। आपका सी डी के साथ इसका ऑप्शन चला जाएगा। 71 की बात करते हैं। 71 क्या कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ बाइंडिंग इफ कॉइल पिच लेस देन पोल पिच, यानी कॉइल पिच का मान अगर पोल पिच से कम है उसको हम शॉर्ट बाइंडिंग कहेंगे। तो आपका अगर यही जो है कॉइल पिच इज इक्वल टू पोल पिच के बराबर हो जाएगा तो आपका ये फुल पिच बाइंडिंग कहलाएगी। कौन सी बाइंडिंग कहलाएगी, फुल पिच बाइंडिंग कहलाएगी। तो आपका जो ऑप्शन डी है शॉर्टेड बाइंडिंग या शॉर्ट बाइंडिंग जिसको बोलते हैं उसके साथ चला जाएगा। फिर उसके बाद 72 की बात करते हैं। 72 क्या कह रहा है, 72 व्हाट इज द पर्पज ऑफ सीरीज रजिस्टर कनेक्टेड विद द होल्डिंग कॉइल इन डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर, यानी डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ जुड़े श्रेणी प्रतिरोध का उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले आपका दिया है लिमिट द
करंट इन दी होल्डिंग कॉयल। फिर दूसरा ऑप्शन दिया है आपका इंक्रीज द करंट इन दी होल्डिंग कॉयल। फिर उसके बाद सी वाला ऑप्शन आपका दिया है इंक्रीज द वोल्टेज इन होल्डिंग कॉयल। और डी वाला ऑप्शन आपका दिया है डिक्रीज द वोल्टेज इन होल्डिंग कॉयल। तो हम जो सीरीज में रेजिस्टेंस लगाते हैं तो रेजिस्टेंस इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमारा जो क्या हो, जो करंट आ रही है उसको कम करने के लिए, यानी उसको लिमिटेड करने के लिए, आप कह सकते हैं उसको लिमिट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको हम सीरीज में लगाते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा लिमिट द करंट इन द होल्डिंग कॉयल, ए के साथ चला जाएगा। ठीक है, आगे चलिए 72 तक रहने देते हैं। उसके बाद जब इस पे अगली जब क्लास होगी तो आपको इसके बारे में और आगे जो बचा हुआ है, अभी इसमें मान के चलिए बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं आपको जो करवाने हैं, बहुत ज्यादा हैं, तो धीरे धीरे हम लोग पढ़ते रहेंगे और अभी समय भी है हम लोगों के पास, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं, आज के लिए इतना, थैंक यू।